हेलो दोस्तों, मैथ्स करनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज हम पशु परिचय भर्ती के अंतर्गत दैनिक विज्ञान में अम्ल, क्षार और लवण के बारे में अध्ययन करेंगे। ये पार्ट 2 है और पार्ट 1 आपको पहले ही पढ़ा दिया गया है, ठीक है। इसमें पीएच स्केल, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। यानी कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। पीएच में पी पुरुषांश शब्द है, वो पुरुषांश से जो जर्मन शब्द है पुरुषांश, ठीक है, जिसका अर्थ होता है शक्ति। और पीएच स्केल में 0 से लेकर के 14 तक मान होते हैं, ठीक है। और इसमें जो 7 होता है वो मतलब मान होता है उदासीन। जो 7 से कम मान होता है वो होता है अम्लीय मान। जो 7 से और 14 बीच के मान होते हैं वो होते हैं क्षारीय प्रकृति के। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ऋणात्मक लॉगरिथम मान को पीएच कहते हैं। हाइड्रोजन आयन की जो ऋणात्मक लॉग मान है ना, उसको हम पीएच कहते हैं। पीएच बराबर होता है -log H+। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच मान उतना ही कम होगा। जितनी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होगी ना, उसका पीएच मान उतना ही कम होगा। अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल होता है वो परबल अम्ल कहलाता है। जो H+ आयन अधिक मात्रा उत्पन्न करते हुए कहलाते हैं परबल अम्ल, और जो कम मात्रा में H+ आयन उत्पन्न करते हुए कहलाते हैं दुर्बल अम्ल। इसी प्रकार से जो अधिक संख्या में H+OH आयन उत्पन्न करते हैं वे कहलाते हैं प्रबल क्षारक। जो कम संख्या में OH आयन उत्पन्न करते हैं वे कहलाते हैं दुर्बल क्षारक। और यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको यहाँ पर दैनिक विज्ञान से संबंधित जितने भी टॉपिक है पशु परिचय भर्ती के अंतर्गत वो आपको टॉपिक वाइज पूरे करा दिए जाएंगे। और जो टॉपिक ये अन्य एग्जामों के अंतर्गत आते हैं ना, जैसे रीट है, पटवार है, LDC है, विशेष तौर पर CET जो कि मतलब ग्रेजुएशन लेवल और सेकेंडरी लेवल की मतलब CET है ना, उसके अंदर जो भी टॉपिक है ना दैनिक विज्ञान के अंतर्गत, उनके लिए भी ये सीरीज महत्वपूर्ण है। यहाँ पर विलेन है और यहाँ पर ये पीएच मान दिए गए हैं, ठीक है। लार यानी कि खाना खाने से पहले जो हमारे मुंह में लार बनती है ना, उसका पीएच मान होता है 7.4। इसी प्रकार से जो लार वो खाना खाने के बाद बनती है वो बनती है, उसका पीएच मान होता है 5.8। नींबू रस का पीएच मान होता है 2.2। इसी प्रकार से रंगीत वातित द्रव्य है ना, पेय पदार्थ, उसका पीएच मान बनता है 3.5। इस प्रकार से गाजर रस का पीएच मान होता है 6। कॉफी का पीएच मान 4.5 से 6 तक होता है। इसी प्रकार से टमाटर रस का 4.1 से 4.6 तक होता है। और नल का जल होता है उसमें 6.5 से 9.5 तक इसका पीएच मान होता है। इस प्रकार से 1 मोल NaOH का पीएच मान होता है 13 और केवल NaOH का मान होता है 14। इसी प्रकार से 1 मोल HCl का पीएच मान होता है 1 या केवल HCl का मान होता है 0। जट रस का पीएच मान होता है 1.2। इसी प्रकार से रक्त का पीएच मान होता है 7.4। MgOH यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान होता है 10, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी कहते हैं। मानव शरीर का पीएच मान होता है 7 से 7.8। वर्षा जल का पीएच मान होता है 5.6 से कम। यानी मुंह का पीएच मान होता है 5.5 से कम। मिट्टी का पीएच मान होता है 7, यानी कि ये तरह उदासीन होती है। अम्लीय वर्षा है, इसका पीएच मान होता है 5.6 से कम होता है। अब देखो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। हमारा शरीर है वो 7 से 7.8 पीएच के मध्य कार्य करता है। अम्लीय वर्षा के जल में अम्ल की अत्यधिक मात्रा अम्लीय वर्षा कहलाती है। यानी कि वर्षा का जल है उसमें यदि अम्ल की मात्रा ज़्यादा है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है, ठीक है। वर्षा के जल का पीएच मान होता है 5.6 से कम तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। जब वर्षा का जल वायु में उपस्थित प्रदूषक गैसों जैसे CO2 है, SO2 है और NO2 है, इनके साथ अभिक्रिया करता है तो ये अम्ल का निर्माण करता है। जो अम्ल होते हैं देखो, कार्बनिक अम्ल होता है एक होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, एक होता है नाइट्रिक अम्ल, जो भवनों, इमारतों, पौधे और जीव जंतुओं के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायी होता है। यानी कि जब वर्षा का जल है वायुमंडल में जो गैस है ना, इनके साथ क्रिया करके ये अम्ल का निर्माण करता है। ये अम्ल है जो कि भवनों, इमारतों, पौधों और जीव जंतुओं के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायी होता है। शुक्र ग्रह का वायुमंडल भी सल्फ्यूरिक अम्ल से बना होता है। तीसरा बिंदु, पौधों के अच्छी उपज के लिए मिट्टी का पीएच मान है वो मतलब विशेष रूप से अच्छा ही होना चाहिए। यानी कि पौधे की अच्छी उपज के लिए मिट्टी का पीएच मान भी अच्छा होना चाहिए। किस प्रकार से कि मिट्टी की अम्लता के प्रभाव को कम करने के लिए किसानों द्वारा मिट्टी में बिना बुझा हुआ चूना या बुझा हुआ चूना का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों क्या है, क्षारक है, ठीक है ना। और यदि मिट्टी की अम्लता को कम करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, किनका, दोनों क्षारकों का। और मिट्टी की क्षारीयता को कम करने के लिए जैव पदार्थ यानी कंपोस्ट खाद होते हैं ना, उसका प्रयोग किया जाता है। अपाचन या पाचन का
तंत्र पीएच मान, ठीक है। मानव शरीर के अमाशय में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी HCl की मात्रा वो अधिक बढ़ जाने से, किसकी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, ठीक है। तो भोजन का अपाचन होता है और हमारे पेट में कष्ट का अनुभव होता है, ठीक है ना। इस कष्ट में दर्द को दूर करने के लिए एंटीसिड जैसे दुर्बल क्षार के मिल्क ऑफ मैग्नीशियम MgO का उपयोग किया जाता है, जो हमारे से मतलब अम्ल बनता है उस अम्ल के प्रभाव कम करता है और हमें आरामदायी महसूस कराता है। दंत से मुंह के पीच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय होने प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि भोजन करने के बाद मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया मुंह में उपस्थित शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण कर उसका अम्ल में बदल देते हैं। जो भोजन करने के बाद हमारे मुंह में जो मतलब बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं ना, जो भोजन के छोटे छोटे टुकड़े हमारे मुंह में से बच जाते हैं, उनका वो निम्नीकरण करके अम्ल में बदल देते हैं, जो हमारे मुंह में हानिकारक होते हैं, ठीक है। और इसके बचाव के लिए दंत मंजन का उपयोग करना चाहिए, ठीक है, जो कि मतलब दंत मंजन सार कहते हैं, उसका उपयोग करने से हमारे जो दंत से रोग होते हैं उससे हम बचाव कर सकते हैं। दांतों का इनेमल पदार्थ है, मतलब इनेमल है वो मतलब दंतवत्तक कहलाता है, ठीक है, जो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, जो हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। कौन, इनेमल। पशुओं एवं पौधों से उत्पादन रसायन, ठीक है ना। मधुमक्खी एवं डंक मारती है, ठीक है ना। मधुमक्खी जब डंक मारती है तो हमारे शरीर में अम्ल प्रवेश करती है, ठीक है ना। वो अम्ल होता है मेथोनिक अम्ल, जिससे हमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और इस दर्द को कम करने के लिए खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग, जिससे दुर्बल क्षार है उसका उपयोग करने से हमारी ये दर्द है जो कम होता है, ठीक है। इसके साथ ही कैलेमाइन का उपयोग किया जाता है, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है, जिससे हमें दर्द से राहत महसूस होती है। नेटल का पौधा है ना, वो भी मेथोनिक अम्ल छोड़ता है, जिससे हमें दर्द महसूस होता है। इसके इलाज के लिए भी डाक पौधे की पत्तियों का उपयोग करना चाहिए, जिससे हमें जो नेटल पौधा है जो डंक मारता है ना, उससे हमें आराम महसूस होता है डाक पौधे की पत्तियों से। लवण परिवार धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती है और एक यौगिक बनाती है, जिसे हम लवण कहते हैं। और लवण के गुण देखो, लवण ठोस अवस्था में होता है, सामान्यतः लवण उदासीन होता है। लवणों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं, जिसमें जल विलयन में लवण होते हैं वो जलीय विलयन वो सुचालक के होते हैं विद्युत के। उदासीन ऐसे पदार्थ न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारकीय होते हैं। जो उदासीन होते हैं न तो अम्लीय होते हैं और नहीं होते हैं क्षारकीय, वो कहलाते हैं उदासीन। जैसे देखो नमक है, नौशाधार है, कैल्शियम क्लोराइड यानी कि NaCl है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सभी उदासीन के उदाहरण हैं। साधारण नमक यानी कि NaCl रसायनों का कच्चा पदार्थ है, ठीक है ना। साधारण नमक के हमारे दैनिक जीवन में कई उपयोग हैं, जैसे देखो NaOH है, NaHCO3 है, वॉशिंग सोडा, वृंज चूर्ण, यानी ये साधारण नमक निर्माण में सहायता करते हैं। NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह विलयन वियोजित होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, यानी कि इसमें विद्युत प्रवाहित करने पर ये वियोजित होकर के, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को हम क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद क्लोरीन, क्लोर और सोडियम यानी कि हाइड्रोक्साइड एक क्षार होता है, इसलिए इसे में क्लोरीन यानी कि क्लोर और क्षार यानी कि इसलिए इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। जैसे देखो NaCl H2 एक साथ किया करके NaOH और Cl2 और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, ठीक है। और Cl2 गैस है जो कि एनोड पर बनती है और हाइड्रोजन गैस है जो कि कैथोड पर उत्पन्न होती है। और कैथोड पर NaOH का विलयन भी बनता है। कि आपको पूछ लिया जाता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के परीक्षण में क्लोरीन गैस है वो किस पर उत्पन्न होती है, तो यानी कि एनोड पर बनती है और हाइड्रोजन गैस बनती है कैथोड पर। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो परीक्षण है ना, इसमें क्लोरीन गैस का उपयोग क्या है कि ये तो जल की स्वच्छता करने में काम आती है, PVC में काम आती है, और स्विमिंग पूल है, और CFC और कीटनाशक में बनाने में Cl2 का उपयोग किया जाता है। और हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है ईंधन में, मार्गरीन में और खाद में। इसी प्रकार से NaOH का उपयोग किया जाता है ग्रीज हटाने के लिए, ठीक है। और साबुन अपमार्जक निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, कागज बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, और कृत्रिम फाइबर है ना जो कि रबर होता है, रबर कृत्रिम, उसको बनाने में NaOH का उपयोग किया जाता है। अब देखो HCl का निर्माण यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निर्माण किस प्रकार से होता है। H2 जो कि और Cl2 आपस में क्रिया करती है तो ये बनता है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। और इसका उपयोग देखो अमोनियम क्लोराइड बनाने में HCl का उपयोग किया जाता है, सौंदर्य प्रसाधन में उस HCl का उपयोग किया जाता है, इस्पात की सफाई में और औषधीय निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण इसका सूत्र होता है CaOCl2, अन्य नाम है ब्लीचिंग पाउडर, किसका, विरंजक चूर्ण का। रासायनिक नाम होता है कैल्शियम क्लोरोऑक्सी क्लोराइड, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है। अब विरंजक चूर्ण की निर्माण की प्रक्रिया देखो, शुष्क बुझे हुए चूने पर COH2 ये चूर्ण बुझा हुआ चूना है, ठीक है। इसमें
क्लोरीन गैस से क्रिया कराने पर CaOCl2 प्लस H2 यानी कि जल का निर्माण इसमें साथ होता है। इसके उपयोग यानी कि वस्त्र उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है और लिनेन के साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? विरंजक चूर्ण का। कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजक में भी इसका उपयोग किया जाता है। रासायनिक उद्योगों में अब उपचाय के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। पीने के पानी को रोगाणु मुक्त करने में भी विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। अब देखो बेकिंग सोडा यानी इसका सूत्र होता है NaHCO3। इसका अन्य नाम होता है खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा का अन्य नाम है खाने का सोडा। इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसका निर्माण की प्रक्रिया देखो कि सोडियम क्लोराइड का उपयोग मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। ठीक है, किसका? सोडियम क्लोराइड का यानी कि NaCl का उपयोग मूल पदार्थ के निर्माण में किया जाता है। इसका निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे NaCl की क्रिया है वो जल के साथ और CO2 के साथ कराने पर NHCO3 और NH4Cl बनता है यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है इसके साथ नौसादार भी बनता है। ठीक है ना, उसको अमोनियम क्लोराइड भी कहते हैं। ठीक है, और ये NHCO3 एक प्रकार का दुर्बल संसारक लवण है। तो खाना बनाते समय गर्म करने पर किसको? NHCO3 को, यानी कि यदि खाना बनाते हैं तब इसको गर्म करते हैं तो ये Na2CO3 और जल और CO2 में विघटित हो जाता है, जो कि एक प्रकार का सोडियम कार्बोनेट का निर्माण करता है, बनाता है। ठीक है, अब इसके उपयोग देखो किसके? कि NaCO3 के। बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल का मिश्रण करके बेकिंग पाउडर बना सकते हैं। अग्निशामक यंत्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है। इस अभिक्रिया में इस उक्त अभिक्रिया में उत्पन्न CO2 के कारण पावरोटी या खमीर उड़ जाता है। जिससे ये CO2 है ना, इसके कारण जो पावरोटी या खमीर है वो उबस जाती है, फूल जाती है, जिससे ये मुलायम में स्पंजी हो जाती है। कौन? पावरोटी। ये एक एंटीसेप्टिक का एक संघटक है। कौन? NaCO3। ये इनके उपयोग हैं। अब धोने का सोडा यानी कि कपड़ा धोने का सोडा है। इसका सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये एक क्षारकीय लवण है। कौन? धोने का सोडा। धोने के सोडे के निर्माण प्रक्रिया देखो सोडियम कार्बोनेट के पुण्य क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट जो कि NaCO3 को गर्म करने पर जो सोडियम कार्बोनेट बनता है ना, उसका वापस क्रिस्टलीकरण करने पर Na CO3.10H2O का निर्माण होता है, जो कि एक प्रकार धोने का सोडा है। अब इसका उपयोग देखो जल की स्थायी कठोरता दूर करने में भी धोने का सोडा उपयोग किया जाता है। कांच या साबुन एवं कागज को उद्योग में भी इसका निर्माण किया जाता है। घरों में साफ सफाई के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि एक तरह का डिटर्जेंट है तो घरों में साफ सफाई ना, इसके लिए उसका उपयोग किया जाता है। बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में इसका निर्माण किया जाता है। अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका सूत्र होता है CaSO4.1/2H2O। इसका अन्य नाम होता है POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। रासायनिक नाम होता है इसका कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का पोप का निर्माण प्रक्रिया देखो कि जिप्सम यानी 373 केल्विन तापमान या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर ये जल के अणु त्याग करें, यानी कि जल के अणु को त्याग देता है और कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनाता है, यानी कि ये इसमें परिवर्तित हो जाता है। इस सफ़ेद चूर्ण को जल में मिलाने पर, यानी कि वापस जो सफ़ेद चूर्ण बनता है ना, इसको जल में मिलाने पर ये फिर से जिप्सम में बदल जाता है या जिप्सम बना जाता है। इसकी अभिक्रिया देखो कि CaSO4.1/2H2O की क्रिया अर्धहाइड्रेट H2O के साथ कराने पर यह CaSO4.2H2O में परिवर्तित हो जाता है, जो एक प्रकार का जिप्सम है। इसके उपयोग टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर करने में भी इसका उपयोग किया जाता है, POP का। मूर्तियां हैं, सजावटी सामान बनाने में भी POP का उपयोग किया जाता है। चाक निर्माण में, भवन निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब एक क्रिस्टल जल लवण की एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणु की संख्या को क्रिस्टल का जल कहते हैं। मतलब जल में को लवण है और लवण में कितने हैं, वो जल के अणु कितने हैं, वो उस संख्या को हम कहते हैं क्रिस्टल का जल। जैसे देखो CaSO4 5H2O में 5 है वो जल के अणु है, और Na2CO3 और 10H2O में भी 10 अणु जल के हैं, और इसमें है 2 अणु जल के। इसका उपयोग किया जाता है किसका? क्रिस्टल जल का। विद्युत बैटरी में किया जाता है और विद्युत रेपन में किया जाता है। तो इस प्रकार हमने अम्ल, क्षार और लवण के बारे में अध्ययन किया। इसमें pH स्केल भी है और कौन कौन से लवण परिवार भी है, उनके उपयोग है, उनकी अभिक्रियाएं है और उनके रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम है। ठीक है, और यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, विज्ञान संबंधित सिलेबस है वो अच्छी तरह से पूरा हो सके। अब हम मिलेंगे अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।